हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी में हम ऑब्वियसली स्टडी मैट के हिसाब से पहला चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सिंपल जो कि जीएसटी के बेसिक्स पे है। पहली बात, दो चार डायलॉग भी हैं, वो भी कवर करेंगे कि वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी की डेट बिल्कुल ना भूलिए, 1 जुलाई 2017 है। सीए डे से भी आप याद रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली 7 दिन के बाद 8 जुलाई को लागू हुआ। फ्रांस पहली कंट्री थी जहां पे वैट या जीएसटी पहली बार आया। आज के दिन 160 कंट्रीज इसे फॉलो कर रही हैं और 3 कंट्रियां ऑब्वियसली उसके अंदर इंडिया, ब्राजील, कनाडा एंड इंडिया, जहां ड्यूल जीएसटी, जो आप समझ गए सेंट्रल एंड स्टेट मिक्स करके चलते हैं। तो देखिए, इतिहास जाता है उस समय की भाजपा सरकार को, उन्होंने ये पहल स्टार्ट करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एक केलकर कमेटी बनी थी। फिर वो अलग अलग डेट्स पे बहुत कुछ होता रहा, उसकी जिक्र हम यहाँ पे एसच नहीं करेंगे। नाउ गाइस, तो ड्यूल जो हमने ये बनाया जीएसटी या टैक्स कह लीजिए, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लानी पड़ी? अमेंडमेंट। नेचुरल है, इसके ऊपर एग्जाम में अगर पूछ भी लें, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू दिस एंड दैट, तो हमें पता होना चाहिए। तो होता क्या था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आपको क्या मिलती है? पावर मिलती है। किस चीज की? टैक्स लगाने की। क्योंकि देखिए ऐसा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, 3 लिस्ट हम उसे कहते हैं, यूनियन और स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। कहां गया भाई क्वेश्चन? तो देखिए, आपको पता ही क्या होना चाहिए, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 स्केड्यूल हैं। उसमें से आपको 100% पता होना चाहिए 7th स्केड्यूल। और 7th स्केड्यूल का लिंक आता आर्टिकल नंबर 246 कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट्स को टैक्स लगाने की। तो यहां पे हमने 3 कैटेगराइजेशन करी है, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट, जिसका मतलब है सभी की पावर्स सेपरेट की गई हैं, डेमोक्रेट की गई हैं, अलग अलग। तो यूनियन लिस्ट में है जहां पार्लियामेंट ही ऑब्वियसली उनकी पावर है लॉ बनाने की। और एग्जैक्टली आप इसे कोशिश करें याद भी हो, कौन सी एंट्री? इस 7th स्केड्यूल में यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 से 91 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पावर जिसके ऊपर वो क्या लगा सकते हैं? टैक्स। एंट्री नंबर 82 आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप यहां पे इनकम टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे। और बेटा एंट्री नंबर 83 में आता है कस्टम ड्यूटीज, राइट, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ड्यूटीज। स्टेट लिस्ट में वो हो गया जिसपे स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, और उनकी जो लिस्ट है या एंट्रीज हैं वो है 45 से 63। और कॉन्करेंट में वो दोनों लगा सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी? तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है, सेंट्रल और स्टेट के पास पावर थी टैक्सेस लिवाई करने की, और बहुत क्लियरली, मतलब डेमोक्रेटेड, जिसका मतलब है सेपरेटेड था, विद नो ओवरलैप बिटवीन रिस्पेक्टिव डोमेन्स, मतलब एक दूसरे के आप डोमेन में एंटर नहीं कर सकते। अब तो ड्यूल बना दिया ना जीएसटी, जो मैंने बताया। तो सेंट्रल की जो पावर्स थी पहले, कि सेंटर की पावर्स टैक्स लिवाई कर सकते हैं, ये ईडी मींस एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन पे लगेगी, सिवाय 3 चीज के, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। देन सेंट्रल की पावर थी इंटर स्टेट सेल्स पे टैक्स लगाने की, और ये टैक्स क्या था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि नो डाउट पैसा लेता था और रख लेता था कौन? स्टेट, लेकिन टैक्स कौन लगा रहा था? सरकार ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही। और तीसरा था सर्विसेज पे सेंट्रल की पावर थी सर्विस टैक्स लगानी। मतलब 3 चीजें आप टिकाओ कि पहले सेंट्रल की 3 चीजें थी, एक एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, 2 इंटर स्टेट पे सीएसटी, माना पैसा सरकार को जा रहा है स्टेट को, तीसरा बेटा सर्विसेज पे। और स्टेट की पावर्स क्या थी? विद इन द स्टेट जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं उस पे वो टैक्स लगा रहे थे, वैट कह लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे लिवाइज, जैसे उनके स्टेट में कोई सामान है, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, लॉटरी, बैटिंग। ये हमें याद भी इस तरह ढंग से हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी आने से ये बहुत सारे टैक्स क्या हो गए? सबस्यूम हो गए, कंबाइन हो गए, राइट।
तो इसलिए अगर हमें जीएसटी लाना था तो बहुत जरूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की जाए, अमेंडमेंट। क्यों की जाए? क्योंकि हमें दोनों को पावर देनी थी कि वो लिवाई एंड टैक्स कलेक्ट कर सके। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया। ये टिप्स पे याद होना चाहिए, 246A। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में अमेंडमेंट लानी पड़ी। अमेंडमेंट एक्ट पास होता है और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 101वीं अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में देखिए, हम इसको CAA भी कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये वर्ड भी याद रहे। मतलब मेन क्या है, जो पहला चैप्टर हम जैसे आप प्योरली थ्योरी कह सकते हैं, बट उसमें ओवरलैपिंग है हर क्वेश्चन में, लेकिन पूरा कोशिश करें आपको याद हो। जैसे नीड से संबंधित मैंने कितने पॉइंट बना दिए, आपको 4 बुलेट यहां दिख रहे हैं कि भैया पहले सेंट्रल और स्टेट की पावर अलग अलग थी, कोई किसी दूसरे के डोमेन में, एरिया में एंटर नहीं कर सकता। और वजह कैसे कि ऑब्वियसली इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बना रखी है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, जहां पे यूनियन के पास टैक्स लगाने की पावर है 82 से 91 एंट्री में, और यहां 45 से 63 में। और एंट्री नंबर 82 भी याद रखो, इनकम टैक्स पे है, एग्रीकल्चर पे नहीं लगेगा, 83 पे कस्टम वगैरह, ठीक है। दूसरा फिर हमने क्या कहा, सेंट्रल की हमने यहां 3 पावर की बात कर ली, एक्साइज, वो मैन्युफैक्चर वगैरह वो वर्ड, CST इंटरस्टेट के लिए, और तीसरा सर्विसेज के लिए। और स्टेट वाली क्या की, विद इन द स्टेट, जिसे हम वैट कहते थे, और दुनिया भर के ये अलग से। तो इसलिए अगर जीएसटी लाना था, दोनों को पावर देनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही पड़ेगा। और एक विशेष आर्टिकल 246 का ए हमने इंसर्ट किया, जिसके लिए 2016 में हमने CCA एक्ट पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन 101वीं बार अमेंड हुआ। ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू डाल सकता है वो 2 नंबर का। अब जैसे ये ड्यूटीज की बात आई, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत कुछ पढ़ाना है, तो जब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, अच्छा अच्छी बात क्या है, अगर आप मेरे नोट्स को देखिएगा तो प्योरली ना 3 पेज भी मैं पूरे नहीं कहता, उसमें पूरा का पूरा स्टडी मैट पहला चैप्टर मैंने आपको क्या करके दिया, कवर अप किया। पूरे 3 पेज नहीं कहूंगा, बहुत सारा इलाका खाली पड़ा है, कुछ मेरे नॉर्मल क्लास में कराए हुए एग्जाम्पल चल रहे हैं, उसका जिक्र यहां नहीं करेंगे। तो अभी जैसे पहला पर्सन पढ़ा, तो मैं कहता हूं उसके साथ ये कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बात 3 टैक्सेस की तो हुई थी, वैट की भी हुई थी, ये वो। तो टैक्सेस सब्स्यूम्ड, सब्स्यूम्ड का मतलब भी क्या है कि भाई जो इसके अंदर क्या हो गए, मर्ज हो गए। मर्ज्ड कहो किस में, स्वाभाविक है जीएसटी के अंदर। तो आप उसको 2 कैटेगरी में ले सकते हैं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, और दूसरे कौन से, स्टेट। आसान वे में मैंने आंसर लिख दिया है, दोनों तरफ 6-6 हैं, और कंपैरेटिव वे में आप ले सकते हो। सर्विसेज पे यहां सर्विस टैक्स था, लेकिन यहां क्या चल रहा था, वैट, ठीक है, वो इंट्रा स्टेट पे। और ऑब्वियसली इंट्रा का मतलब क्या है, क्योंकि जीएसटी में 2 ही चीजें हैं, इंट्रा एंड इंटर। और इंटर के लिए सेंट्रल वाला का क्या था, CST था, ठीक है जी। और ये अपने स्टेट में कोई एंट्री होता था तो क्या ठोक देते थे, एंट्री टैक्स। देन इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लगा रखे थे, सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है, और सेस किसके लिए होता है, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए होता है। यहां स्टेट वाला था, तो मतलब जितना मैं कंपैरेटिव 6 के 6 लिख सकता हूं, यहां लिख दिया, आपको याद हो जाए, राइट। तो एक बार पहले 3 देखो, इधर आ गया सर्विस टैक्स, उनका क्या आ गया, वैट आ गया। इधर आ गया, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा था, तो CST। इधर इनका क्या आ गया, एंट्री टैक्स आ गया। इधर क्या आ गया, दोनों का ही सरचार्ज एंड सेस आ गया। अब यहाँ पे 3 आप लेके चलोगे तो एक्साइज से संबंधित है। यहां गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कह लो। देन एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, मतलब एक सिंपल एक्साइज ड्यूटी पकड़ लो, ठीक है, एंड एडिशनल। और दूसरा आ गया, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन। कोई जरूरी नहीं है एक्ट नंबर याद हो, चल जाएगा। देन है CVD। CVD को हम कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी, जो कि बाहर से चाइना जैसी कंट्री हमारे यहाँ डंप मार दे सामान और हमारी इंडस्ट्री को खा जाए, तो इसलिए बनाए गए थे CVD। तो ये मोटा मोटा एक्साइज को आप 3 भाग में लेके चल लीजिए। एक सेंट्रल एक्साइज हो गया, देन टॉयलेट एंड आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन आ गया, और तीसरा आ गया CVD, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। और इधर आप लेके चलो तो थोड़ा ये इंजॉयमेंट फैक्टर, ये तीनों देखो, यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, उसी का एक भाई आ गया लग्जरी, उसी का एक भाई क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट। और नो डाउट एंटरटेनमेंट में एक छोड़ दिया गया है, जो कि जीएसटी में नहीं गया, जो कि लोकल बॉडीज, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। इज दैट ओके? तो 3 आप पॉइंट ये बड़े प्यार से इसको इस तरह से, क्योंकि अगर आप एक एक कैटेगरी में ले जाओगे तो याद रखने क्या हो जाएंगे, थोड़े इजी हो जाएंगे भाई। एंटरटेनमेंट, लग्जरी एंड व्हाट, एडवर्टीजमेंट।
राइट। और यहां पे अगर आप देखते हो कि सारे के सारे मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको कुछ ना कुछ कंपैरेटिव वे में आपका क्या हो जाए, एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकल जाए कि तीनों इस तरह से एक सेटिंग के साथ कि हाँ यार सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली एक जैसी चल रही हैं। हुआ कुछ याद? ओके अब इसी को हम रिवर्स ले लेते हैं, वो टैक्सेस जो मर्ज नहीं हो पाए हैं, राइट। अब देखिए जैसे यहीं से वर्ड था, कौन सा आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन लोकल बॉडी नहीं था तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रॉपर्टी टैक्स आजकल आप सारे जानते हो जो कि म्युनिसिपैलिटी शहरों में लगाती हैं, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी ऑब्वियसली एक ये कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे आज भी लग रही है, राइट। देन आपका बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, या आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो स्टैंप ड्यूटी, और अभी भी कुछ चीजों पे ऑब्वियसली आपकी क्या चल रही है, एक्साइज चल रही है। और वो वैसे तो चलिए ये भी हम लिख सकते हैं, ये कॉम्पनसेशन सेस जो हम लगाते हैं मोटर कार वगैरह पे, राइट। तो इस तरह से कुछ पॉइंट इनको भी आप टिका लीजिए, ठीक है जी। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम थे दरअसल किसके ऊपर, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो 4 पॉइंट हमने वहां याद किए। तो जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो पावर है टू लिवाई टैक्स एंड ड्यूटीज वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जो अभी हमने देखा लिस्ट 3 थी, उसमें तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट में क्या आ गया, यूनियन, स्टेट एंड लोकल, क्योंकि लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही थी। तो आर्टिकल, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के में सेक्शन नहीं होते, आर्टिकल होते हैं। हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, देखिए कुछ नए आर्टिकल क्या हुए हैं जीएसटी की वजह से इंसर्ट। जैसे सबसे महत्वपूर्ण अभी आपने देखा मैंने 246 का ए बताया था, कुछ देखिए नए इंसर्ट हुए और कुछ बेटा क्या हुए हैं, अमेंड हुए हैं, और कुछ एज इट इज है उसकी हम बात करेंगे क्योंकि वो बेसिक अपने स्टडी मैट में जो देर के सारे आर्टिकल मैंने यहां लिख के दिए हैं, किसी पे प्रश्न आ सकता है। जैसे 265 क्या कहता है, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक आपको ऑथोराइज नहीं किया गया। और ऑथोराइज कौन करता है, स्वाभाविक है, कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 265। 245 डील करता है, पार्ट 11 में आता है, ये रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन व्हाट, यूनियन एंड स्टेट्स, जहां सिंपल सा क्या कहा गया, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कुछ और ना कहे, पार्लियामेंट स्वाभाविक है लॉ पूरे देश के लिए बना सकती है, देश के किसी हिस्से के लिए, और स्टेट किसके लिए, स्टेट के किसी भी हिस्से के लिए। तो 245 में ऐसा कुछ नहीं है। 246 को जैसे मैंने कहा रेड विद क्या करेंगे आप, 7th शेड्यूल, तो ये हमने ऑलरेडी अभी यहां पे देख लिया था। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट या स्टार क्या रहता है, 246 का ए, जो मैंने स्टार भी डाला और क्या कहा, इंसर्ट हुआ। यहां पे आपको पावर दी जाती है जीएसटी लगाने की, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट आई, वही 101 अमेंडमेंट एक्ट CAA, और इसी 246 के ए के साथ आपने और ध्यान रखना है, एक और आर्टिकल, एस का मतलब ही अमेंडमेंट होता है, 279 का ए इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे हमने जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करी। एक काउंसिल क्योंकि सेंट्रल और स्टेट को लेके आना था, और ये कॉन्स्टिट्यूट होती है 15 सितंबर 2016। अगर ये डेट आपको याद हो जाए विल बी अप्रिशिएटेड। इसके कॉम्पोजिशन में कौन होगा, जो हेड होगा उसे चेयरपर्सन कहते हैं, वो है देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर्स में कौन आएगा, देश के यूनियन में उनके जूनियर जो मिनिस्टर है ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, और यहां राज्यों के मिनिस्टर आ गए, हर राज्य के। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है रेवेन्यू एंड फाइनेंस, और बेटा यहां क्या है, फाइनेंस और टैक्सेशन, ये ईच स्टेट के थे। तो निर्णय जो लेगी जीएसटी काउंसिल लेगी, हर चीज के ऊपर लेगी, जहां पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ज्यादा अच्छी पावर दी क्योंकि उनको ज्यादा वोट्स दी। यहां पे वेटेड वोट्स है की पावर दी गई है, जहां स्टेट को हमने कहा गया है कि पहली बात तो ये है, कोई भी आप डिसीजन लोगे, कितने लोगों के यहां चाहिए, 3/4 या 75%, कौन से मैं जिनको वोट का हक है एंड प्रेजेंट है। और वहां पे आप खुद ही देखिए ना कि स्टेट गवर्नमेंट को कितने वोट्स अलाउड हैं, 2/3, और सेंट्रल के पास क्या है, कम वोट्स हैं, मतलब डिसीजन 75% पे होगा, जो टोटल स्वाभाविक है वोट्स हैं एंड जो प्रेजेंट है। लेकिन स्टेट को हमने टोटल कितनी वोट दे दी, 2/3, और जबकि सेंट्रल के पास क्या रखी गई है, 1/3 रखी गई है। अब देखिए काउंसिल का जो काम है वो रिकमेंडेशन देगा, क्या टैक्स रेट्स रहेंगे, किन किन चीजों पे एग्जाम्प्ट किया जाएगा, चाहे जीएसटी में है, थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे वो 20 लाख के लिमिट, किस तरह से डिस्प्यूट्स वगैरह क्या किए जाएंगे, रिजॉल्व किए जाएंगे। जैसे हो सकता है डिस्प्यूट किस में आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट में, या सेंट्रल एंड कुछ स्टेट एक तरफ है और बाकी स्टेट दूसरी तरफ है, या 2 स्टेट में भी हो सकता है। कोई भी और स्पेशल प्रोविजन जैसे विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो कि हमारे कितने आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट वाले 8, उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अलग अलग से स्पेशल प्रोविजन। जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग करेगी और मीटिंग का कॉरम के लिए मतलब कम से कम कितने लोग वहां होने चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स होने चाहिए, तभी वैलिड मीटिंग होगी। अब देखिए जैसे ये हमारे, फिर से एक बार टिका लीजिए, 246 ए इंसर्ट हुआ क्योंकि उसी से आपको जीएसटी लगाने की पावर आई, क्योंकि आपकी बार दोनों अलग अलग नहीं है। क्या आ गए, सेंट्रल एंड स्टेट एक जगह आ गए। और 279 का ए बेटे किसके लिए आया, जीएसटी काउंसिल। 15 सितंबर 2016, कॉम्पोजिशन याद रहे, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है और अदर मेंबर्स में यूनियन के मिनिस्टर कौन से, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, और स्टेट के हर राज्य के फाइनेंस और टैक्सेशन। निर्णय होगा 3/4 का, लेकिन हमने वेटेड वोट्स में ज्यादा वोट किसको दिए हैं, स्टेट को 2/3 एंड सेंट्रल को 1/3, तो सारे डिसीजंस यही लोग लेंगे। 248 में हमने अमेंडमेंट करी है, ये एक रेजिडुअल पावर होती थी, बैलेंसिंग फिगर पार्लियामेंट की, विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो मेंशन नहीं है, ना कहा स्टेट में, ना लिस्ट में, ना ही कहा कॉन्करेंट में, तो बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। लेकिन हमने अमेंड किया है, इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल व्हाट, 246 का ए। तो दैट मीन्स जो भी लॉज होंगे अब, क्योंकि उस सब्जेक्ट उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि जो जीएसटी वाली चीज है वो किसके अंदर आ जाएगी, 246 का ए के अंदर आ जाएगी। 249 में फिर हम एक अमेंडमेंट लाए और 250, थोड़ी दोनों चीजें सिमिलर सी हैं, तो यहां पे दोनों में पार्लियामेंट की ही पावर की बात है, 49 में भी एंड आपका 50 में भी। और किस चीज के ऊपर है कि मैटर तो किसके अंदर है, स्टेट लिस्ट में, यहां पे भी देखिएगा स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट का मैटर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रहा है। क्यों बना रहा है, यहां है नेशनल इंटरेस्ट में, और यहां पे क्या डिक्लेयर कर दी गई है, इमरजेंसी, राइट। तो इसलिए 249 क्या कहता है, उसके अंदर कंडीशन क्या है, when council of states after passing a resolution by what 2/3 of members present and voting on matter enumerated means जो mentioned है किसके अंदर, in state list। तो that means हमने 249 में जो कि पार्लियामेंट की एक पावर थी, नेशनल इंटरेस्ट थी, किससे रिलेटेड, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, वहां हमने चेंज किया कि भैया क्योंकि कोई भी अगर बात किस चीज की आ जाएगी, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड आ जाएगी, तो भैया वो काउंसिल के थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, राइट। इसके बाद बेटा आर्टिकल 268 में हमने चेंज किया है कि जहां हमने कहा कि टैक्स कौन लगा रहा है, सेंटर लगा रहा है, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट, और बांट भी कौन रहा है, स्टेट में ही बंट रहा है। तो जैसे कहता है स्टैंप ड्यूटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, किसके ऊपर, जो अभी हम पढ़ के आए थे, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, जो कि था पहले किसके अंदर, यूनियन लिस्ट में। तो आपने अभी देखा ना, सबस्यूम हो गया, वो किसके अंदर हो गया, जीएसटी के अंदर हो गया, सबस्यूम हो गया। तो हमें इस आर्टिकल में क्या लानी पड़ी, अमेंडमेंट। मतलब मेन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, मेन आपको दो अपने पक्का पता होना चाहिए, 246 का ए एंड नेचुरल है 279 का ए, दैट इज जीएसटी काउंसिल। बाकी तो जो हम पढ़ रहे हैं उस वजह से वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और 269 का ए, ये भी मैं कहूंगा अगर हमें याद रहे तो इट इज एप्रिशिएबल, स्टार रहेगा, क्योंकि ए से अमेंडमेंट है। ये किस पे आ गया, ये इंटर स्टेट सप्लाई पे आ गया, क्योंकि वो पहले सीएसटी था, लेकिन अब हमने क्या कह दिया कि भैया इसके ऊपर हम कौन सा लगाएंगे, आईजीएसटी, स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है ना, इंटर स्टेट सेल पे। लेकिन इसमें क्या, टैक्स तो सीजी लगा रहा है, लेकिन जो बेटा पैसा है वो अल्टीमेटली क्या कर दिया जाएगा, यूनियन एंड स्टेट्स में बांट दिया जाएगा एज पर जीएसटी काउंसिल। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो भी स्टार वाली, इसी आर्टिकल की 269 ए की एक्सप्लेनेशन, कि भारत में जो इंपोर्ट हो रहा है हम उसे मान लेंगे वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब भारत में जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं, आईजीएसटी, राइट।
और जो भी पैसा आप कलेक्ट करोगे, ये आर्टिकल कह रहा है, वो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। मतलब वो चाहे पैसा वो किस में बन रहा था? स्टेट में, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर 246 का ए जो ड्यूल जीएसटी हमने कहा, जो स्टेट को जो पैसा मिल रहा है वो कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा। मतलब मेन है ये 3 इंसर्ट वाले अपने फिर पकड़ो। 246 का ए से जीएसटी आया, 279 का ए से अपना क्या बनी? जीएसटी की काउंसिल बनी, और यहां 269 का ए आया, क्योंकि अब हमने कह दिया कि इंटर स्टेट पे आईजीएसटी आ गया ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या आगे, भारत में जो इंपोर्ट होगा वो भी इंटर स्टेट के अंदर आ जाएगा। देन ये कुछ नहीं है, ये तो अमेंडमेंट आपको करनी ही थी, क्योंकि जब 246 का ए और 269 का इंटर स्टेट आ गया तो पैसा तो किस में बन रहा है? सेंट्रल एंड स्टेट्स में। तो अमेंडमेंट तो आपको लेके आनी पड़ी, इसलिए आर्टिकल 270 में वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। और 271 में भी क्या है? पार्लियामेंट की पावर है कि अगर आपने इंक्रीज करने हैं टैक्सेस रेफर्ड अंडर 269 270 जो कि क्या यहां अमेंडमेंट क्या की गई है कि सरकार ने अगर कोई भी टैक्सेस वगैरह क्या करने होते हैं, इंक्रीज करने हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती कोई सरचार्ज वगैरह क्या ना किया जाए, शेयर ना किया जाए। अब अमेंडमेंट है कि भाई अब जीएसटी से क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि इस तरह नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से अपने वाला हिस्सा क्या कर ले, बढ़ा ले। अब तो वो किसके थ्रू आएगा? जीएसटी काउंसिल। व्हाट आई इंटेंड टू हेयर हाईलाइट और एम्फसाइज, चाहे आप अलग से लिख लेना या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपने को कितने आर्टिकल्स याद रखने हैं? 240 ए, 279 ए एंड आपका 269 का ए, ये 3 पक्का आपको यहां याद होने चाहिए। दूसरा मैं कह दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार डाल रखा है 366 में, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस आई थी 4। वैसे तो देखिए सीजीएसटी एक्ट अगले चैप्टर में हम इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट चलो इस चैप्टर में से अगले डाल दें तो मालूम नहीं। तो 366 में गुड्स की डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है, जहां मैंने कोड की दे दी एमसीए, मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। सर्विसेज में एनीथिंग अदर देन गुड्स, और जीएसटी में मतलब ऑब्वियसली एनी टैक्स किसके ऊपर? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन एक चीज पक्का है, दारू कहानी है जीएसटी में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा है जीएसटी किसी भी चीज की सप्लाई पे लगाओ, लेकिन आप नहीं लगाओगे किस पे? अल्कोहलिक लिक्वर फॉर व्हाट? ह्यूमन कंजम्पशन। और स्टेट का मतलब क्या है भाई? स्टेट के अंदर साथ में इंक्लूड क्या कर जाएगा? यूटी भी आ जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा अगर हो जाए, वैसे तो अगले चैप्टर सप्लाई में वो अलग से आप पढ़ते हो, बट विल बी गुड, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन वो एमसीक्यू हो या आर्टिकल 366 के हिसाब से पूछ ले, ना कि सीजीएसटी एक्ट, जो कि आप अगले चैप्टर में सप्लाई में पढ़ोगे। सो 286 में फिर से एक अमेंडमेंट आती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें क्या कह दिया गया? स्टेट्स कैन नॉट फ्रेम लॉज फॉर इम्पोजिंग टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स आउटसाइड व्हाट? स्टेट। क्योंकि अब हमने कह दिया ना, वो नया आर्टिकल आ गया 269 का ही, जहां पे सेंट्रल की पावर है क्या लगाने की? आईजीएसटी लगाने की। तो इसमें भी कुछ ऐसा कोई खास वाली बात मैं कहूं तो नहीं थी, इसलिए इस आर्टिकल में क्या लानी पड़ी? अमेंडमेंट। तो बस इसलिए यहां पे मतलब कह लीजिए कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स लानी पड़ी हैं। जैसे वर्ड सेल परचेज आर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि अब नए में क्या है? जीएसटी में सप्लाई वर्ड है, एंड वर्ड्स गुड्स विद वर्ड्स गुड्स सर्विसेज और बोथ। कंसेप्ट ऑफ गुड्स बीइंग डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट एज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंटर स्टेट सेल। नाउ व्हाट? क्योंकि वो पहले लॉज अलग थे, तो इसलिए वो सब कुछ चेंज कर दिए गए। देन आर्टिकल 368 अमेंडेड टू इंक्लूड आर्टिकल 279 का ए इन इट्स परव्यू। तो 279 का ए आपने काउंसिल के ऊपर पढ़ा ही था, तो यहां अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया? वो इसलिए लानी पड़ी कि इफ एनी अमेंडमेंट इज टू बी मेड एज टू व्हाट? काउंसिल, तो वो अप्रूव कौन करेगा? 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के। मतलब इसी तरह से पार्लियामेंट उसे कुछ चेंज कर नहीं सकती, और साथ में सब्सिक्वेंट अप्रूवल करवानी पड़ेगी आपको आधे स्टेट से, राइट बेटा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था, बट इन द एंड आई वुड लाइक कि आप चाहे ना ये लिख के छोड़ लीजिए कि जो चाहे करवा मैंने ये सब दिया है, लेकिन आपको जो लर्न करना है क्या? आर्टिकल्स, वो आपको 4 कर लीजिए आप। एक बेटा
स्वाभाविक है आर्टिकल नंबर 246 का ए, प्रायोरिटी से ही लेके चले। देन आपका 279 का ए, काउंसिल के हिसाब से कह रहा हूं, राइट। मैं उस ढंग से चल रहा हूं क्योंकि जिस ढंग से लिखा ना बेटा, ये 46 का ए, 79 का ए, और तीसरा स्वाभाविक है आपका आ गया 269 का ए आ गया, और चौथा थैंक्स टू डेफिनेशंस आप क्या ले लीजिए, 366 ले लीजिए। और आसान भाषा में आपको कहना हो तो ये स्वाभाविक है किसके ऊपर आ गया आपका, ये आपका जीएसटी वाला हो गया, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दो। ये आपकी क्या होगी, जीएसटी की काउंसिल हो गया, ये पक्का ना भूलें। एंड देन बेटा ये आपका आईजीएसटी हो गया, और यहाँ आपकी डेफिनेट, ये अगर आप 4 कर लें, बाकी ना भी करें, क्योंकि बाकियों पे ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। बाकी करवा तो मैंने मेरी तरफ से तो बता ही दिया बेटा, द रेस्ट इज ऑन यू गाइस, ओके। तो अगर मैं मेरे पहले पन्ने की बात करूं तो यहाँ पे जो पढ़ाने वाला था डन होता है। सेकंड वाले में से यहाँ से काफी कुछ हो गया है। इसके बाद बेटा जैसे हम देखें जीएसटी एंड बाकी टैक्सेस को कंपैरेटिव देखें, जीएसटी इज लेविएबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जैसे अभी हमने आर्टिकल 366 में बात करी डेफिनेशन वाले में, जहां बड़ा क्लियरली हमने कहा जीएसटी में क्या नहीं आएगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन, वो क्योंकि बाहरी ही है। लेकिन इसके बाद क्या है, फ्यूल कह लो या एनर्जी से रिलेटेड 5 पॉइंट है, जहां कोड की आप बना सकते हो पैन सीडी। पी से पेट्रोल मोटर स्पिरिट कहते हैं उसे, या एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल हवाई जहाज वाला, नेचुरल गैस एलपीजी सीएनजी वगैरह, कच्चा तेल क्रूड पेट्रोलियम, एंड डी से डीजल एचएसडी हाई स्पीड डीजल यूं भी कहते हैं। तो सारे वर्ड पता होने चाहिए। तो ये भी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था, ये जो चीजें इस पे जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन है तो किसके अंदर, वो तो दारू तो कहानी थी, जीएसटी एक्ट में है ही नहीं। लेकिन इस पे क्या है, जीएसटी में है सिर्फ क्या नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग आप लेके चलिए कि सरकार कभी भी कह सकती है हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, जीएसटी लगा सकते हैं। तो पैन सीडी, पी से पेट्रोल हो गया बेटे, ए से एटीएफ हो गया, एन से नेचुरल गैस होगी, सी से क्रूड पेट्रोलियम हो गया, डी से डीजल हो गया। अब एंड अदर और अदर टैक्सेस की बात क्यों की है, जैसे अभी लिक्वर की बात की बेटा, उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एक्साइज लगती है एंड वैट या सीएसटी लगता है। तो ध्यान रखिए वो जीएसटी के अंदर आए ही नहीं ना, तो पुराने वाला सौदा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज चल रहा है, स्टेट के अंदर है तो वैट, इंटर स्टेट है तो सीएसटी। ये 5 आइटम में एनर्जी वाली जो पैन सीडी आ गई, क्योंकि इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा तो काटा है, तो उसके ऊपर भी आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए जीएसटी है, लेकिन एडिशनल क्या है, सेंट्रल एक्साइज ठोकरा, ठीक है। और अदर गुड्स के ऊपर तो नेचुरल है, सिर्फ जीएसटी बचा। लेकिन एक अलग से लेके चलिए, ओपीएम, इंडियन हैम्प, जैसे आप ये अफीम होगी, ये भांग होगी, अदर नार्कोटिक्स, वो जीएसटी के अंदर है, बट यूनियन गवर्नमेंट हैज रिटेन द पावर टू लिवाई व्हाट, एक्साइज ड्यूटी। और उसके ऊपर तो साथ में अलग से क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी है। मतलब थोड़ा इस चीज को टिकाओ, दारू के ऊपर पुराना सौदा चल रहा है तो एक्साइज चल रही है, वैट सीएसटी चल रहा है, मतलब जीएसटी है नहीं। पैन सीडी जीएसटी में है, लेकिन अभी जीएसटी नहीं लगा, तो उसका आंसर भी दारू वाला होगा। मतलब देखो ना, चीजों को आप थोड़ा इजी करते जाओ तो याद हो जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं कि यार इन दोनों के आंसर क्या हो गए, भाई इन दोनों के तो सेम हो गए ना, राइट। तंबाकू के ऊपर क्या हो गया, जीएसटी तो है, लेकिन सेंट्रल ने एक्साइज ठोक रखा, राइट। बाकी अदर तो नॉर्मल है ही है, वो तो नॉर्मल चीज। देन ये आपका ड्रग्स कह लो, ओपीएम, इंडियन हैम्प, ठीक है, अदर नार्कोटिक्स, जीएसटी भी है, सेंट्रल का भी एक्साइज है एंड स्टेट का भी एक्साइज है। तो आप इस तरह से इसे याद करने की कोशिश करें, राइट। तो इसके बाद हम अपने कह लीजिए लास्ट पेज पे ही जो मैं बात कर रहा हूं, तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, या यूं कह लीजिए व्हाट इज जीएसटी। तो हमने कहा कि ऑब्वियसली बार बार टैक्स ना लगे, तो ये क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बार बार ना लगे। तो बार बार लगने को हम क्या कहते हैं, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि जीएसटी हर स्टेज पे वैल्यू एडेड पे लग रहा है एंड नॉट ऑन टैक्स पोर्शन ऑफ परचेज वैल्यू। वरना पहले क्या लगते रहते थे, टैक्स पे टैक्स।
और इसलिए वो ना लगे वैल्यू एडेड पे, तो हमने क्या किया, आपको एक सुविधा दी इनपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स क्रेडिट कह लो चाहे, कि कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट आगे से आगे, प्रोड्यूसर, सप्लायर, ये वो जो भी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ वो वैल्यू एडेड पे, मतलब अंत में जो अल्टीमेट बर्डन है वो बेयर किसे करना पड़ेगा, अरे तभी तो हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि जो सप्लायर था वो तो हर एक स्टेज पे क्या लेते जा रहा था, आईटीसी, मतलब सिंपल फार्मूला चल रहा, आउटपुट टैक्स माइनस व्हाट, इनपुट टैक्स, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को वो बेयर करना है। तो 4 पॉइंट है, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज जीएसटी, वही वैल्यू एडेड टैक्स है। 1.2 इस वजह से क्या नहीं होगा, कैस्केडिंग नहीं होगा, क्यों, मतलब ये ऑर्डर तो देखो मैंने स्टडी मैट के हिसाब से लिया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को याद करना है, मैं थोड़ा ट्विस्ट मारता होता हूं कि कौन सी चीजें ज्यादा बेटर है, वैल्यू एडेड है, क्यों है भाई, कैस्केडिंग नहीं होगा, तो कैस्केडिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, अल्टीमेटली बेचारा रगड़ा कौन जा रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर। इज दैट ओके? देन आता है, तो इसी से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया, जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहली बात एक डायलॉग आ गया, विन विन सिचुएशन है पूरे देश के लिए। तो हमने यहां पे जो बेनिफिट्स हैं उसको देखिए 4 कैटेगरी जैसे स्टडी मैट में दे रखा था उस ढंग से मैंने लिख के दिया है, जबकि उनमें ओवरलैपिंग के अलावा कुछ नहीं है। बेनिफिट इकोनॉमी में हमने क्या कह दिया है भाई, एक यूनिफाइड क्या क्रिएट होगी, नेशनल मार्केट, सारे इकोनॉमिक बैरियर्स थे वो हमने क्या किए, हटा दिए, एक इंटीग्रेटेड मतलब वन नेशन वाली बात आती है। तो बेनिफिट टू इकोनॉमी, तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव मिला, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारी मार्केट इंटरनेशनल लेवल में क्या होगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो एक पैरिटी आ जाएगी हमारे लोकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंड जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट वाला नाम भूलिए, आज के दिन हम क्या चार्ज करें उसके ऊपर, आईजीएसटी, ठीक है, जो कि एज गुड एज क्या है, इक्विवेलेंट टू अपना, हाँ इसके इक्विवेलेंट है। तो इसके बाद बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एन का मतलब आप पूरा लिख लेना भाई, कहीं बावड़े हो जाओ, ये मैंने इकोनॉमिक्स वाले लिखा हुआ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसको एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि हुआ क्या, आपने सब्स्यूम कर लिए सारे के सारे क्या 6+6 सेंट्रल और स्टेट वाले जीएसटी, तो इससे क्या हुई, कॉस्ट में क्या लग गई, रिडक्शन लग गई लोकल मैन्युफैक्चरर्स की, और उससे क्या हुआ, हमारा गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, जिसका बेनिफिट क्या हुआ, ऑब्वियसली देश के क्या बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, प्रोडक्शन करनी है तो मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन व्हाट, जीडीपी होगा, राइट। इसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, सिंपलर, हमने आउटपुट माइनस इनपुट एक सिस्टम बना दिया, यूनिफॉर्मिटी बना दी, क्योंकि उसके लिए हमने क्या बना दिया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जीएसटी पोर्टल बना दिया, इजी टैक्स कंप्लायंस हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, सब कुछ ऑटोमेशन हो गया, थैंक्स टू व्हाट, जीएसटी नेटवर्क, जिसके ऊपर अभी हम थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे कवर होकर आ जाएगा। सिंपली आपका एक कॉमन पोर्टल हो गया, सब कुछ वहीं से जाके देख लीजिए, ऑटो पॉपुलेशन हो जाता है वो, इसलिए ये सारे पॉइंट सेम से ही चल रहे हैं। देखो ट्रेड इंडस्ट्री वही, कुछ नया तो है ही नहीं इसमें। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, कैस्केडिंग, बेनिफिट किसके लिए आ गई, स्मॉल ट्रेडर्स, क्योंकि आपने एक स्कीम लॉन्च कर दी जिसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो नॉर्मली कोई ऐसा नहीं, कोई रटा मारने वाली चीज है, 5-7 पॉइंट जिधर से जो पड़ा है उसी को चेप दो, वही चल रहे हैं। देन देखिए सेंट्रल और स्टेट को जब इकट्ठा होना था तो उनके केस में एक दिक्कत था, क्योंकि स्टेट अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं जीएसटी से हमें नुकसान हो सकता है। तो हमने कहा कि हम एक स्पेशल कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे। सेस का मतलब भी क्या हो गया, एक स्पेशल पर्पस के लिए, कि एक एक्स्ट्रा टैक्स से वसूली करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लॉस, रेवेन्यू लॉस को क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी। तो एक स्पेसिफाइड रेट पे इंपोज किया गया है, और इसके लिए जीएसटी सेस एक्ट 2017 कॉम्पनसेशन टू स्टेट लेके आए। एप्लीकेबल किसके ऊपर लगा है, लग्जरी आइटम, या जैसे हम कहते हैं डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट मीन्स सिन, मतलब ये ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सिवाय पाप के कुछ नहीं है। जैसे अब आप कहेंगे इसके बिना तो सर बनता नहीं कुछ, कोड की बना दी थी मैंने, एटीएम, इरेटेड वाटर, टी से टबैको, एम से मोटर कार, और एम से ही पान मसाला एटसेट्रा। तो पर्पस जैसे मैंने कहा, उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू कॉम्पनसेट करना है, और ये दोनों पे लगेगा, इंट्रा एंड इंटर स्टेट दोनों पे। तो नेचुरल स्टेट्स को बांटा जाएगा, 5 साल के लिए लगाया था, तो 30 जून 2022 तक लगाया था, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक है सरकार ने इसको एक्सटेंड किया 31 मार्च 2016 तक।
तो भाई 2026 तक, सॉरी। और प्लीज बस यहां से याद रखने वाला आपको क्या है, ATM, वो कोड की मैं बना दिया, एरेटेड वाटर, T से टबैको, M से मोटर कार, M से पान मसाला। ठीक है जी, वो टिका लीजिए। डेट याद रखनी है तो वो याद रख लीजिए। 5 साल हो गया, 30 जून 2022, 20 जून 2022 और 31 मार्च 26 तक इसको एक्सटेंड किया गया, बाकी कुछ नहीं था। अब जो हम पोर्टल पे कह रहे थे, ऑब्वियसली साइट है gst.gov.in, जिसे आप GST इलेक्ट्रॉनिक पैनल भी कहते हैं। मैनेज कौन करता है? एक GST नेटवर्क। तो ये GST नेटवर्क क्या है? एक होली ऑन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका मतलब 100% शेयर होल्डिंग सरकार की है। तो ये सरकार ने एक इस्टेब्लिश किया एक यूनिफॉर्म इंटरफेस, जहां पे टैक्स पेयर, CA हो, एडवोकेट हो, वो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। और एक शेयर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट, जिसको इनके सरकार के ऑफिसर्स क्या करेंगे, इसको मैनेज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। वो उनको इंटरनेट का आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट होगा थ्रू इंट्रानेट। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, इसी पे आइए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, रिटर्न फाइल कीजिए, चालान आप क्रिएट करें। ठीक है जी, तो ये सब आप कर सकते हैं। और इसी में इन्होंने क्या किया है, एक क्या बनाया, GST सुविधा प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। थोड़ा सा ये 2-4 लाइनें आपको याद करनी है। तो बेसिकली सुविधा का मतलब ये हो गया, फटाफट आप लोगों को सहायता हो सके, जैसे सरकारी साइटें नहीं भी ढंग से चलती, दिस एंड दैट, ये वो। तो कहता है GST सुविधा प्रोवाइडर क्या है, हैज द एक्सेस टू द GST सिस्टम एंड हैव द एबिलिटी टू डेवलप एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद व्हाट, GST नेटवर्क। तो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको एक्सेस तो होगा ही सिस्टम का, और उसके लिए आप अपनी क्या बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसे कोई भी टैक्स पेयर उसके थ्रू आ सकता है। तो GSP डेवलप्स एप्लीकेशन विद फीचर्स लाइक, सेम कुछ वही चीजें, रिटर्न फाइलिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ परचेज डाटा। रिको क्यों? क्योंकि आपने ITC लेना है, तो उससे क्या होता है, ऑटो पॉपुलेशन, अपने आप वो डाटा आपका, अगर आप चेन के अंदर नंबर 2 में हो तो जो सप्लायर नंबर 1 था उसने पूरा डाटा क्या किया होगा, ऊपर चढ़ाया होगा। तो जैसे ही वो आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो GSP एक एडिशनल चैनल हो गया, बीइंग वही सेम पॉइंट, टैक्स पेयर्स के लिए सर्विसेज यूज करो, और आप इसके लिए अपनी क्या बना सकते हो, एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लेकर के, हु विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, टैक्स पेयर एंड आपका सुविधा प्रोवाइडर। ठीक है, तो भाई इसके साथ 3 के पेज में जितना आपका स्टडी मैट में सौदा था मैंने करवा दिया। होप सो सर्व्स योर पर्पस। थैंक यू।